हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। और देखिए, इस चैप्टर में पार्ट 3 अर्थशास्त्र 9th क्लास का पार्ट का नाम है निर्धनता एक चुनौती। इससे पहले मैंने पहले के 2 लेसन को बड़ी बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया है। क्वेश्चन आंसर को अगर आप 1-2 बार वीडियो देख लेंगे तो बिल्कुल क्लियर आपके सारे डाउट मिट जाएंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोनों की, वहाँ से जाकर आप चेक कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और चलिए सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर को भी हम एनालाइज करते हैं, ठीक है, और एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है इसमें कि भारत में निर्धनता रेखा का आकलन कैसे किया जाता है। तो सुनिए, इसका अर्थ है कि भारत में यह कैसे पता किया जाता है कि कोई व्यक्ति जो है गरीब है, ठीक है, या गरीब से नीचे, बीपीएल, बिलो द पॉवर्टी लाइन। ठीक है, तो देखिए इसमें जो आपको पहला पॉइंट दिख रहा होगा, मैं वीडियो की क्वालिटी थोड़ी इंक्रीज कर ले, इससे आपको साफ दिखने लगे, कि पहला है कि भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय, पहला पॉइंट है ना, कौन सा पॉइंट, पहला पॉइंट जी वाला। ठीक है, पहला पॉइंट है कि भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक कपड़ों, जूतों, ईंधन और प्रकाश, शैक्षिक और चिकित्सक संबंधी आवश्यकताओं आदि पर विचार किया जाता है। किसी व्यक्ति के पास इन सभी सुविधाओं होती हैं तो वो व्यक्ति जो है निर्धन नहीं होता। जिन व्यक्ति के पास इन चीजों का अभाव होता है वो व्यक्ति निर्धन है। दूसरा है कि इन भौतिक मात्राओं को रुपयों में उनकी कीमत से गुणा कर दिया जाता है। निर्धनता रेखा का आकलन करते समय खाद्य आवश्यकता के लिए वर्तमान सूत्र वांछित कैलोरी आवश्यकताओं पर आधारित है, कि कोई गरीब व्यक्ति को कितनी कैलोरी प्राप्त हो रही है। जितनी कैलोरी है उसको मिलनी चाहिए, उससे कम मिलती है तो वो व्यक्ति निर्धन माना जाता है। अगला है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 328 रुपये प्रति माह तथा शहरी क्षेत्रों में 454 रुपये प्रति माह व्यक्ति को मिलने चाहिए। और चौथा है कि कैलोरी की आवश्यकता, कि ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रतिदिन व्यक्ति को मिल रही है। कैलोरी मिलती है खाना पीना से, है ना, खाने से। और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रतिदिन व्यक्ति को अगर मिल रही है तो वो व्यक्ति जो है वो निर्धन नहीं है। बाकी इनको अभाव है इनकी चीजों का, वो व्यक्ति निर्धन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आप समझते हैं कि निर्धनता आकलन का वर्तमान तरीका बिल्कुल सही है। तो आप इसका लिख सकते हैं कि भैया निर्धनता आकलन का वर्तमान तरीका जो है बिल्कुल सही नहीं है। अगर वो पूछते कि क्या होना चाहिए तो वो भी हम बताते, लेकिन इसमें पूछा है कि क्या आप समझते हैं कि सही है कि गलत है, तो हमने बता दिया कि सही नहीं है। अगला है कि 1973 से भारत में 1973 से निर्धनता की प्रवृत्तियों की चर्चा करें। अब हमें एक रिपोर्ट तैयार करनी है जो 1973 से अब तक की है ना, कि आखिर निर्धनता में क्या बदलाव हुआ, कि गरीबी में बदलाव जो भी परिवर्तन हुआ वो वाली। तो सुनिए कि भारत में निर्धनता अनुपात में वर्ष 1973 में लगभग 55% से 1993 यानी 20 साल बाद 36% तक महत्वपूर्ण गिरावट आई है। ठीक है, मतलब गिरावट आई मतलब निर्धनता जो है कम हुई है। वर्ष 2000 में निर्धनता रेखा के नीचे के निर्धनों का अनुपात भी गिर गया है, मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल जिसके कार्ड होते ना, बीपीएल कार्ड, निर्धनता रेखा से नीचे जो व्यक्ति हैं उनमें भी गिरावट आई है। और यह अनुपात जो है गिरकर 26% आ गया है। यदि यही प्रवृत्ति रही तो अगले कुछ वर्षों में निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों की संख्या है ना 20% से नीचे आ जाएगी, यानी जो पहले निर्धन लोग थे अब और कम हो जाएंगे। यद्यपि निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत पूर्व के दशकों में गिरा है। पूर्वी दशकों में जैसे 1973 से 1993 से लेकर अब तक जो है निर्धन कम हुए हैं। निर्धन लोगों की संख्या 32 करोड़ के लगभग काफी समय तक स्थिर रही, मतलब 32 करोड़ जो निर्धनों की संख्या है वो लगातार कंटिन्यूसली रही है इंडिया में। नवीनतम अनुमान, नवीनतम आंकड़े जो है निर्धनों की संख्या में कमी लगभग 26 करोड़ उल्लेखनीय गिरावट का संकेत देते हैं। 32 करोड़ में से 26 करोड़ जो है जो निर्धन है वो कम हो गए। ठीक है, तो मतलब निर्धनता में दर में बहुत कमी हुई है पहले से अब तक में। अगला है कि भारत में निर्धनता में अंतर राज्य असमानताओं का एक विवरण प्रस्तुत करें। तो सुनिए कि भारत में प्रत्येक राज्य में निर्धन लोगों का अनुपात एक समान नहीं है। मतलब कि राज्य में इतनी समानताएं क्यों हैं। देखिए पंजाब जैसे राज्यों में बहुत अमीर व्यक्ति रहते हैं, लेकिन जैसे मान लीजिए उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में गरीबी है। ऐसा क्यों होता है। तो सुनिए कि भारत के प्रत्येक राज्य में निर्धन लोगों का अनुपात एक समान नहीं है। यद्यपि 1970 के दशक के प्रारंभ से राज्य स्तरीय निर्धनता में
सुदीर्घकालिक कमी हुई है, लेकिन पहले से कमी हुई है। भारत के 20 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में निर्धनता अनुपात राष्ट्रीय औसत से कम है ना। जो राष्ट्रीय औसत है निर्धनता का, इन 20 राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय औसत से भी कम है ना। अब देखिए दूसरा पॉइंट है कि निर्धनता अब भी उड़ीसा, असम, बिहार और त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश में गंभीर समस्या है। उड़ीसा और बिहार में तो क्रमशः 47 और 43% निर्धन औसत के साथ दो सर्वाधिक निर्धन राज्य बने हुए हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि दो सर्वाधिक निर्धन राज्य कौन से हैं, तो उड़ीसा और बिहार। और उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश में ग्रामीण निर्धनता के साथ नगरीय निर्धनता भी अधिक है। ये जो आपको दिख रही हैं 4 राज्य, इनमें ग्रामीण निर्धनता तो है हालांकि, और दूसरी बात है कि जो नगरीय है, अर्बन एरिया, वहाँ भी निर्धनता है। अब इनकी तुलना में केरल, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और पश्चिम बंगाल में निर्धनता में उल्लेखनीय गिरावट आई है। अगला है कि पंजाब और हरियाणा जैसी राज्य उच्च कृषि वृद्धि से निर्धनता कम करने में पारंपरिक रूप से सफल रहे हैं, ट्रेडिशनल रूप से। पश्चिम बंगाल में भूमि सुधार उपाय से निर्धनता कम करने में सहायता मिली है। भूमि मतलब जो भूमियां हैं, जमीन, कृषि, खेती बाड़ी, इनसे उनको निर्धनता कम करने में सहायता मिली है। और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में अनाज का सर्वाधिक वितरण इसमें सुधार का कारण हो सकता है। अब देखिए अगला है कि उन सामाजिक और आर्थिक समूहों की पहचान करें जो भारत में निर्धनता के समक्ष निरुपाय हैं। तो देखिए इसके 3 पॉइंट दिए गए हैं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी SC ST, दूसरा ग्रामीण इलाकों के श्रमिक परिवार, और तीसरा है नगरीय अनियमित मजदूर परिवार। इसमें आप तीनों लिख सकते हैं, ठीक है। अगला है कि भारत में अंतरराज्य निर्धनता में विभिन्नता के कारण बताइए। मतलब भारत में जो राज्य हैं उनमें अलग अलग निर्धनता क्यों है ना, सभी एक जैसी क्यों नहीं है। तो सुनिए, यह असमानता ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन के काल से ही आर्थिक विकास निम्न स्तर की रही है। राज्य सरकार द्वारा हस्तशिल्प, कृषि, घरेलू उद्योग और वस्त्र उद्योग की उपेक्षा की गई। मतलब जो ग्रामीण लेवल पे जो उद्योग धंधे लोग करते थे, काम धाम करते थे, तो उनकी सरकार द्वारा उपेक्षा की गई है ना। मतलब उनको कम देखा गया, उनमें प्रोत्साहित नहीं किया गया उनको, तो उनका रोजगार छिन गया, बेरोजगार हो गए। अब भैया बेरोजगार हो गए तो वो गरीब हो गए, निर्धन हो गए। सिंचाई और हरित क्रांति के प्रसार से कृषि क्षेत्र में रोजगार के अनेक अवसर सृजित हुए, लेकिन इनका प्रभाव भारत के कुछ भाग तक ही सीमित रहा। मतलब जो हरित क्रांति जैसी क्रांतियां चलाई गवर्नमेंट ने, है ना, कृषि को बढ़ावा देने के लिए, तो ये कुछ क्षेत्र में ही प्रभावित रही, ठीक है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों ने कुछ रोजगार उपलब्ध किए, लेकिन ये रोजगार तलाश करने वाले सभी लोगों के लिए पर्याप्त नहीं हो सके। तो बस मेन मुद्दा क्या है, रोजगार ही है ना। रोजगार सबके पास होगा तो गरीबी ही क्यों होगी। भारत में अधिक जनसंख्या वाले जैसे असम, उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश और यूपी में भूमि संसाधन की कमी निर्धनता का एक प्रमुख कारण है। लेकिन सभी के पास भूमि नहीं है, क्योंकि उनके जगह कम है और आबादी ज़्यादा है इधर, तो थोड़ी थोड़ी सी भूमि है, तो वो प्रचंड बेरोजगारी भी इनके जो सामने प्रस्तुत है कि थोड़ी सी भूमि पर चाहिए 2 आदमी और कर रहा है 10 आदमी काम, है ना। तो वो भी एक प्रकार की गरीबी ही कहलाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वैश्विक निर्धनता की प्रवृत्तियों की चर्चा करें। वैश्विक निर्धनता की प्रवृत्तियों की चर्चा करें। वैश्विक मतलब विश्व स्तर की निर्धनता की प्रवृत्तियों पे हमें चर्चा करना है। तो सुनिए कि वैश्विक निर्धनता का निर्धारण विश्व बैंक की परिभाषा के अनुसार किया जाता है। जो विश्व बैंक है, वर्ल्ड बैंक, उसके अनुसार वैश्विक निर्धनता मतलब वर्ल्ड पॉवर्टी की परिभाषा दी जाती है। इसके अनुसार विकासशील देशों में अत्यंत आर्थिक निर्धनता प्रतिदिन $1 से कम आय पर जीवन निर्वाह करना। मतलब अगर एक व्यक्ति $1 से भी कम आय पर जीवन निर्वाह कर रहा है तो यह एक ब्लू पॉवर्टी मतलब गरीब है, वो निर्धन है। $1 का मूल्य आप समझते हैं 70 से 75 रुपए, ठीक है। वैश्विक रूप से यह अनुपात 1990 की 28% से गिरकर 2001 में 21% हो गया है। मतलब विश्व स्तर पे 1990 में 28% था, गरीबी थी, लेकिन 2001 में 21% हो गई है। दूसरा पॉइंट है कि चीन में निर्धनों की संख्या 1981 में 60 करोड़ से लगभग 2001 में 20 साल बाद 21 करोड़ हो गई है। चीन की जनसंख्या क्योंकि बहुत जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा है, तो वो अफेक्ट डालती है। दक्षिण एशिया के देश भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान में निर्धनों की संख्या में इतनी तेजी से गिरावट नहीं आई है।
निर्धनों के प्रतिशत में गिरावट के बावजूद निर्धनों की संख्या में थोड़ी ही कमी आई है। 1981 में 47 करोड़ से घटकर 2001 में 42 करोड़ ही निर्धन हैं, मतलब बहुत कम निर्धनों की संख्या में गिरावट आई है, 5 करोड़ लगभग। और भिन्न निर्धनता रेखा परिभाषा के कारण भारत में भी निर्धनता राष्ट्रीय अनुमान से अधिक है। लैटिन अमेरिका में निर्धनता का अनुपात वहीं रहा। रूस जैसे पूर्व साम्राज्यवादी देशों में भी निर्धनता पुनः व्याप्त हो गई, जहां पहले आधिकारिक रूप से कोई निर्धनता थी ही नहीं। ठीक है जी, तो जी वैश्विक की बात हो गई। अब अगला क्वेश्चन है कि निर्धनता उन्मूलन की वर्तमान सरकारी रणनीति की चर्चा करें। अब हमें उन विषयों पर चर्चा करनी है कि सरकार ने निर्धनता कम करने के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई। तो सुनिए, आपको दिख रही होगी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती रोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना, अंत्योदय अन्न योजना। तो ये सभी योजनाएं जो है गवर्नमेंट ने रोजगार या निर्धनता कम करने के लिए चलाई। अगला क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा कि निम्नलिखित का उत्तर संक्षिप्त में दें। पहला है कि मानव निर्धनता से आप क्या समझते हैं। तो ये बेसिक सा आंसर है कि मानव निर्धनता क्या है, कि अगर आपको जो है रोटी कपड़ा मकान अच्छे से नहीं मिल रहा है तो वही मानव निर्धनता कहलाती है। तो इसका क्या है, देखिए, किसी व्यक्ति का निर्धन तब माना जाता है यदि उसकी आय या उपभोग स्तर किसी ऐसे न्यूनतम स्तर से नीचे गिर जाए जो मूल आवश्यकताओं जैसे भोजन कपड़ा और आवास को पूरा करने के लिए आवश्यक है। अर्थात वह व्यक्ति निर्धन है जो इन जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक मूलभूत जो जरूरतें हैं उनको पूरा नहीं कर पा रहा है। ठीक है, अगला है निर्धनों में भी सबसे निर्धन कौन है। देखिए भैया, इसका आंसर है कि महिला, बच्चे, विशेषकर लड़कियां और वृद्ध लोग निर्धनों में भी सबसे निर्धन हैं, क्योंकि इनके पास अपनी आय कुछ भी नहीं होती और ये परिवार के अन्य लोगों पर आश्रित होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की मुख्य विशेषताएं बताना है। इसमें क्या विशेषताएं थी, है ना, इस एक्ट में, अधिनियम में। तो सुनिए कि इसका पहला पॉइंट है कि 200 जिलों में प्रत्येक परिवार को साल में 100 दिन की रोजगार की गारंटी ये देता है। देश के 200 जिलों में क्या होता, 100 दिन की रोजगार गारंटी, मतलब प्रत्येक व्यक्ति को 100 दिन का, साल भर में 100 दिन का रोजगार आपको दिया जाएगा। यह योजना 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए रखी, मतलब इसमें जितने भी व्यक्ति काम करेंगे उसका 1/3 जो है महिलाओं को लिया जाएगा। केंद्र सरकार राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष भी स्थापित करेगी और केंद्र सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इस एक्ट के तहत एक कोष भी स्थापित करेगी, जिसमें कोष मतलब धन इकट्ठा करके रखेगी, जिससे रोजगार के नए अवसर सृजित हों और इनको रोजगार दिया जाए। और अगर 15 दिन के अंदर रोजगार मुहैया नहीं कराया जाए तो बेरोजगारी भत्ता भी लोगों को मिलेगा। बेरोजगारी भत्ता मतलब बेरोजगार हैं तो उसके लिए उनको मिलेगा। तो आई होप क्या इसके आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, इसमें और इम्पोर्टेंट अगर आप, तो मैं बता देता हूँ आपको। वैसे तो जितने भी क्वेश्चन किताब में थे वो क्लियर हो चुके, ठीक है। अब देखिए अगला है कि निर्धनता से आप क्या समझते हैं। तो भैया फिर से वही आ गया कि न्यूनतम उपभोग जैसे रोटी कपड़ा मकान शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मानवीय आवश्यकताओं को प्राप्त करने में असमर्थ है या इन चीज़ों का अभाव है तो आप निर्धन कहलाते हैं। अगला है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना का प्रारंभ कब किया गया तथा इसके प्रमुख 2 उद्देश्यों को उल्लेख कीजिए। सुनिए कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना है ना, इसका जो प्रारंभ किया गया 2 फरवरी 2006 को, 2 फरवरी 2006, ठीक है, को 200 जिलों में लागू किया गया। कितने जिलों में, 200 जिलों में लागू किया गया। कौन सी, प्रधानमंत्री रोजगार योजना 2 फरवरी 2006 को 200 जिलों में। और एक्ट जो अधिनियम इससे पहले जो ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना वाला एक्ट है वो 2005 में और प्रधानमंत्री रोजगार योजना 2006 में। इसके 2 प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं कि भारत में कोई व्यक्ति निर्धन ना हो, ठीक है, सबके पास रोजगार हो। और दूसरा है कि इस योजना के अंतर्गत पढ़े लिखे शिक्षित बेरोजगारों को धन मुहैया कराकर रोजगार के अवसर प्रदान करना ताकि बेरोजगारी कम हो, ठीक है। अगला है भारत में गरीबी के 4 प्रमुख कारण का वर्णन कीजिए। तो भैया भारत में गरीबी के 4 प्रमुख कारण कौन से हैं बताना है। तो पहला सुनिए कि निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या, ठीक है। तो भैया जनसंख्या में बेतहाशा वृद्धि भारत में गरीबी का प्रमुख कारण है। मैंने बताया था कि अगर जहाँ आपको एक व्यक्ति काम करने, मतलब एक व्यक्ति चाहिए, वहाँ 5-5 व्यक्ति लगे हैं, तो एक व्यक्ति होता है तो उसको अच्छी इनकम मिलती है, 5 व्यक्ति हैं तो वही इनकम बढ़ जाती है तो वो कम पैसे मिलते हैं। तो
ओवरऑल वही हुआ है ना। अगला है निरक्षरता, मतलब आप कम पढ़े लिखे हैं तो वहां पे बेरोजगारी होगी और गरीबी होगी। निरक्षरता के कारण शहरों में या गांवों में कारीगर, मजदूर और किसानों का हर कोई शोषण करता है और उचित मजदूरी नहीं मिल पाती। अब है बेरोजगारी। भारत में गरीबी का प्रमुख कारणों में से है बेरोजगारी एक। और अब है सामाजिक कारण। शादी ब्याह या त्योहारों के अवसर पर लोग कर्ज लेकर फजूल में खर्च करते हैं और कर्ज में डूबते चले जाते हैं। ठीक है। अगला है भारत में सबसे निर्धन राज्य कौन सा है। तो भारत में सबसे निर्धन राज्य है उड़ीसा। ठीक है। अगला है कि स्कूल के बच्चों के लिए दोपहर भोजन की योजना का क्या उद्देश्य है। तो सुनिए, स्कूल के बच्चों के लिए दोपहर भोजन की योजना का उद्देश्य है, पहला, विद्यार्थियों की उपस्थिति को सुनिश्चित बनाया जा सके जिससे बच्चे रोज स्कूल आए, और दूसरा है उनकी पोषण स्थिति में सुधार लाया जा सके। अगला है भारत में निर्धनता प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। तो क्या कारण है जिनसे भारत में निर्धनता आई है, उनके हमें कारणों को वर्णन भी करना है। तो देखिए, सबसे पहले जनसंख्या में उच्च दर वृद्धि, जनसंख्या तेजी से बढ़ेगी तो बेरोजगार निर्धनता भी बढ़ेगी। दूसरा है शोषण, निरक्षरता के कारण, मतलब कम पढ़े लिखे होने के कारण कारीगर, मजदूर और किसानों का हर कोई शोषण करता है जिससे उचित मजदूरी नहीं मिल पाती और निर्धनता बढ़ जाती है। अगला है भूमि संसाधनों में कमी और बेरोजगारी। और अगला है सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक भी निर्धनता के प्रमुख कारण हैं, जैसे त्योहारों, धार्मिक अनुष्ठानों और शादी विवाह में औकात से अधिक खर्च करना, मतलब औकात नहीं, हैसियत से ज़्यादा अधिक खर्च करना है ना। जैसे अपनी हैसियत कम है और हम ज़्यादा खर्च कर देते हैं लोगों को दिखाने के लिए, तो ये भी नहीं करना चाहिए। अधिक ऋणग्रस्तता है ना, अधिक ऋणग्रस्तता मतलब और जो ऋण कर्ज में डूबते जाना। अगला है कि प्रधानमंत्री उन्मूलन के लिए सरकार द्वारा किए गए निर्धनता उन्मूलन के लिए कौन कौन से प्रयास किए गए। तो ये वाला जो है पहले ही हम बता चुके हैं, इतनी जो योजनाएं हैं सरकार के द्वारा लाई गई। ठीक है। और रोजगार गारंटी योजना की मुख्य विशेषताएं तो ये भी अपना पहले हो चुका है। ठीक है। आई होप गाइस कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।